हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट। और स्पेशली हमने फोकस किया है इस टाइम पर पीसीएस जो 2022 का एग्ज़ाम है आपका 12 जून उसके लिए, और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर जो ई का एग्ज़ाम है 2022 के अंदर 29 ऑफ मई को। ठीक है, इन दोनों को हमने फोकस करते हुए ये पर्टिकुलर सीरीज़ को अभी फ़िलहाल हम कवर अप कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम बात करते हैं जीएस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, और इस कड़ी में अभी तक हमने 24 सेट्स को कवर कर लिया है और ये है हमारा 25वां सेट। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संभव अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ। देखिए, संभव अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये किसका इनिशिएटिव है? ये बेसिकली इनिशिएटिव है एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एमएसएमई। ठीक है, उसका ये इनिशिएटिव है संभव। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था कहाँ पर? ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। और इस प्रोग्राम के तहत जो ये मिनिस्ट्री है आपकी एमएसएमई, ये स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगी या एनकरेज कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के या आईआईटीज़ के या इवन कह लीजिए आईटीआईज़ के भी, कि वो लोग अलग अलग फील्ड के अंदर स्पेशली, देखिए ये जो इनिशिएटिव था ये आईआईटी से तो था ही, बट इसका मोर फोकस था जो आईटीआई वाले कॉलेजेस होते हैं उनको, कि वहाँ से जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या पास होकर निकलते हैं वो एक खुद का इंटरप्रेन्योरशिप बने, मतलब खुद का ही एक कोई ऐसा काम करें जिस फील्ड में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है, शिक्षा ग्रहण की है, ताकि वो खुद तो रोज़गार मतलब अपना खुद की अर्निंग तो करें, साथ में जॉब गिवर भी बने। देखिए अभी क्या है, कुछ टाइम से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि गवर्नमेंट जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने। हमारी जो जनता है, पॉपुलेशन है, यूथ है, बेसिकली स्पेशली फोकस किया गया है यूथ पर। तो यूथ जो है वो क्या बने? जॉब गिवर। ठीक है, जॉब दैट इज जॉब गिवर, जॉब गिवर नौकरी देने वाला बने, ना कि नौकरी मांगने वाला। भाई आप कोई एंटरप्राइज शुरू करते हैं, मतलब कोई एक फैक्ट्री डालते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको तो अर्निंग होती ही है, साथ में आपके जो लोग आप सहायक रूप में या लेबर्स को या किसी को भी रखते हैं, तो उसको भी एक तरीके से आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग सक्षम हैं बेसिकली इन लोगों के लिए ये संभव अवेयरनेस प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर मेन मोटिव है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। देखिए, दुनिया में इकोनॉमी को चलाने के लिए तीन तरीके के सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स वाला जो पार्ट होता है। थर्ड होता है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है। तो इंडिया प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में तो अच्छा है, बट प्रोडक्शन सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी लो देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू बोथ द इन तीनों में से। ठीक है, तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट है या सेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ सके, तो इसलिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, संभव प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया कि भाई जो जीडीपी है उसको 30 to 50% एनहेंस करने में, 30 से 40% की जो ग्रोथ है जीडीपी के अंदर, वो ग्रोथ एमएसएमईज के थ्रू जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी? ये रखी थी, इसको शुरू बनाया था बेसिकली कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने। ठीक है, तो कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कुमार गुप्त किसका सक्सेसर है? मतलब देखिए, कुमार गुप्त से पहले जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त वर्मा, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये था कुमार गुप्त इज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, और इसके टाइम पर जो कुमार गुप्त का जो टाइम पीरियड था बेसिकली, इस टाइम पर जो है एक जनरल पीस और प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक सद्भाव और एक शांति का माहौल जो है पूरे प्रांत में, पूरे देश में फैला हुआ था। और इन्होंने कई सारे क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं गुप्ता एम्पायर के, इनके टाइम पर। ठीक है, क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं गुप्ता एम्पायर के, कुमार गुप्त के टाइम पर। ठीक है, और कुमार गुप्त ने एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कराया था जिसे कहते हैं हम अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो ये भी कुमार गुप्त ने करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ वही है जो आपने रामायण में देखा होगा कि भाई
जो आपका घोड़ा है वो जितनी दूर तक जाएगा वो सारा इलाका आपका हो जाता है। तो इस तरीके वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ पर परफॉर्म कराया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन कुमारगुप्त ने रखवाई थी। बट यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करने वाला था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी, ठीक है, और बख्तियार खिलजी कौन था, ये इल्तुतमिश जो था उसकी सेना का एक सिपाही हुआ करता था। बेसिकली ये कह लीजिए कि इल्तुतमिश की सेना का जो सेनाध्यक्ष था, कमांडर इन चीफ कह लीजिए, तो वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी और जो है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन दोनों को क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज तुज़ुके बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। देखिए तुज़ुके बाबरी जो है ये बाबर जो बाबर था बेसिकली, बाबर, ठीक है, बाबर का एक ऑटोबायोग्राफी है एक तरीके से कहा जाए इसे। तो जो बाबर है, बाबर का जो ज्ञान था, मतलब बाबर को जो जिन भाषाओं का ज्ञान था वो थी आपकी पर्शियन लैंग्वेज और साथ में अरबिक। ठीक है, अरबिक भाषा, पर्शिया और अरबिक का इसने एक बाबर ने बहुत ज़्यादा अच्छा गहरा अध्ययन किया था। ठीक है, बट जो ये बुक है तुजुके बाबरी, इसको लिखा गया था तुर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, और तुर्किश लैंग्वेज क्या थी, इसकी मदर टंग थी बाबर की। देखिए बाबर को जो भाषाओं का ज्ञान था वो पर्शिया और अरेबिक लैंग्वेज थी, बट इसकी जो मदर टंग थी, क्योंकि कहाँ से आया था ये, तुर्किस्तान या तुर्क बेसिकली बनता था, तो इसकी जो मदर टंग थी तुर्किश, उसके अंदर ये लिखा गया है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है तुजुके बाबरी। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर तुर्किश। अब बाद में जो पर्शिया है, पर्शियन लैंग्वेज, मतलब देखिए बाबर के बाद के टाइम में इसके बाद जो है वो पर्शियन लैंग्वेज को मुगल दरबार के अंदर को जो है बेसिकली एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट करने लग गए। मतलब पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई मुगल दरबार के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉट गोला, दैट्स चोला, सी। ठीक है, यह है चोला, जी हो गया सी का। ठीक है, तो चोला है, चोला आर्किटेक्चर का कौन सा टेम्पल नहीं है। देखिए चोला आर्किटेक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है चोला के अंदर। चोला बेसिकली कहते हैं साउथ, या जो आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट है, पेनिसुलर इंडिया है, वहाँ पर चोला एम्पायर था। स्पेशली अगर जो हम बात करें, देखिए ये वाला जो पार्ट है चोला एम्पायर यहाँ पर, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा उड़ीसा की तरफ गया, और उसके बाद श्रीलंका, और फिर इधर इंडोनेशिया और थाईलैंड वाले इलाके में ये थोड़ा सा फैला था। तो स्पेशली जो इनिशिएशन था इसका चोला एम्पायर का, वो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत के अंदर कौन से टाइप का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, वो होता है आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आपको जनरली साउथ के मंदिर के अंदर, टेम्पल्स के अंदर, या वहाँ पे जो भी मोनूमेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर बात कर रही है मंदिर की, टेम्पल्स की, तो वहाँ पर द्रविडियन स्टाइल आपको देखने को मोस्टली मिलता है। ठीक है, और चोला एम्पायर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी जिसे कहते हैं विमान। देखिए जब आप साउथ के टेम्पल देखेंगे ना, तो इस तरीके का आपको एक टेम्पल स्ट्रक्चर देखेगा, ये एक सेंट्रल पार्ट होगा, ये होगा एक तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आपका फिर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना कोनिकल वाला, इसे कहते हैं विमान। ठीक है, और ये चोला एम्पायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस, और ये कह लीजिए कि वहाँ पर एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलता है चोला आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि चोला, क्वेश्चन पर आते हैं कि चोला आर्किटेक्चर के तहत जो है मंदिर कौन कौन से नहीं है। अगर जो हम बात करें कि, फिर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं दिस इज चोला, इसे क्लियर कर लेते हैं चोला। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चोला एम्पायर के टाइम पे जो मंदिर थे, तो उस टाइम पर जो टेम्पल था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर बृहदेश्वर टेम्पल। ये बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर के अंदर, तंजौर। ठीक है, तंजौर के अंदर है ये आपका बृहदेश्वर टेम्पल। इसे बनवाया था किसने, राजा चोला जो है, राजा वन ने इसे बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर के अंदर। ठीक है, ये एक मास्टर पीस है बेसिकली साउथ आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, और इसके अंदर जो विमान है, मंडप है, या फिर आराधना मंडप है, या एक वो होता है ना कि नंदी मंडपा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करें चोला एम्पायर के आर्किटेक्चर की, शिवा टेम्पल जो है, शिवा टेम्पल। ठीक है, शिवा टेम्पल एक है।
ठीक है। तंजावर टेम्पल कौन सा हो गया, ये हो गया ना बृहदेश्वर टेम्पल, ये क्या हो गया, तंजावर टेम्पल। फिर हम बात करें दूसरे की, तो एक होता है शिव टेम्पल, और ये है गंगाई कोंडा चोल, दैट इज इन शिव टेम्पल जो है आपका, ये है आपका गंगाई गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगाई कोंडा चोलापुरम में है। ये बनवाया था आपका राजेंद्र वन ने, ठीक है। राजेंद्र वन के द्वारा ये बनवाया गया है, ठीक। ये भी चोला टेम्पल है। बट और उसके बाद फिर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आता है इरावत्सेश्वरा। देखिए ये जो नाम लिया हुआ है ना सेकंड ऑप्शन में, इरावत्सेश्वरा टेम्पल, ठीक। ये आपका दरशुरम में है। ये भी आपका तंजावर डिस्ट्रिक्ट, जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये टेम्पल आपको देखने को मिलता है। ये लेटर चोला पीरियड, मतलब जो बाद का जो चोला एम्पायर था, एंड की तरफ जब जा रहे थे, चोला एम्पायर का पतन हो रहा था, उस टाइम के आसपास का ये बना हुआ है, ठीक है। और फिर एक है कामपरेश्वरा टेम्पल जो है, ये आपका त्रिभुवनम के अंदर देखने को मिलता है। ये भी आपका चोला एम्पायर का टेम्पल है। तो देखिए ये तीनों हो गए आपके चोला एम्पायर के टेम्पल, ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। और आपका बृहदेश्वर भी है, ठीक। बट यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज हुची मल्लीगुड़ी टेम्पल जो है, ये चोला एम्पायर का टेम्पल नहीं है, ये है चालुक्यास का टेम्पल। चालुक्यास, जो चालुक्य एम्पायर था, उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए थे उसके अंदर का ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। चालुक्य के और कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक तो ये हो गया, एक दुर्गा टेम्पल है बुद्ध चरित्रा के अंदर, ठीक है। दुर्गा टेम्पल इन्होंने बनवाया था, एक दुर्गा टेम्पल। एक जैन टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था चालुक्यों ने, वो था मेगुटी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनसे रिलेटेड, नॉट पूछा था क्वेश्चन नंबर, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोन एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच इज साइन विद रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एडीबी बैंक जो है, एडीबी के बारे में अगर जो हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 19 दिसंबर 1966 को ये इस्टेब्लिश करी गई थी, और इसके हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस मनीला के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर करंट टाइम पर 68 मेंबर्स हैं, और 49 मेंबर 68 में से कहाँ से हैं, एशियन कंट्रीज के मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर्स है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि मेजर शेयर होल्डर्स हैं, और उन 5 जो देश हैं वो उनमें से एक है। जैसे पहला है आपका जापान के पास जो शेयर है दैट इज ऑफ 15%, 15.6% एग्जैक्टली हम बात करें, 15.6% शेयर होल्डर जो है जापान है। और उसके बाद है यूएसए, ठीक है। यूएसए के पास भी लगभग इतना ही शेयर है, 15% के आसपास में। फिर थर्ड है आपका यहाँ पर चाइना के पास जो शेयर होल्डर है यहाँ पर 6.4% का जो शेयर होल्डर है चाइना है यहाँ। चाइना के बाद आता है इंडिया के पास भी 6.3% है, मतलब चाइना से थोड़ा सा कम है बट अप्रॉक्सीमेटली सेम है। और लास्टली पांचवा जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया इस बैंक में 5.8% शेयर होल्डर यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अगर जो कभी पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, तो वो जापान और जापान और यूएसए है, देन चाइना, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब यहाँ पर है कौन सा एक एग्रीमेंट जो है, लोन एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है। यहाँ पूछा है लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में इंडिया का, टू इम्प्रूव द अर्बन मोबिलिटी इन एजवाल कहाँ पर है भाई, देखिए एजवाल जो है आपका मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। दिस इज कैपिटल ऑफ मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मिजोरम, उसकी ये कैपिटल है। उसको डेवलप करने के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। वो कितने अमाउंट का है ये पूछा है कुल मिला के। देखिए यहाँ पर जो अमाउंट हुआ है $4.5 मिलियन का। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में भारत की एग्रीमेंट रही है, जिसके अंदर हमने लगभग 484 यूएस डॉलर्स की
जो एक लोन है वो हमने लिया है, जिसके अंदर कन्याकुमारी चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके लिए लिया है। ठीक है, तो और भी कई सारी चीज़ों के लिए हमने कंसिडर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन डे अहेड मार्केट। ग्रीन डे अहेड मार्केट जो है ये वर्ड बेसिकली रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ये क्या चीज़ है? ये रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, किसने ये लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है GDAMA, ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इन द इंडिया एक्सचेंज, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर क्या है कि भाई इंडिया जो है एक लार्ज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है। भाई इंडिया के अंदर प्रोडक्शन भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का और कंजप्शन भी होता है। ठीक है, अब उसके लिए जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, तो उनको बाईपास करते हुए हम न्यू मेथड्स को या रिन्यूएबल एनर्जीज को हम इस्तेमाल करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए। उसके लिए ये आपका ग्रीन डे अहेड मार्केट जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर अगर जो हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली मार्केट कोई भी ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर जो हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में अगर जो हम बात करें, तो भारत के अंदर भारत इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, और थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। मतलब देखिए, जितनी दुनिया में कंज्यूमर तो है ही, मगर प्रोड्यूसर भी है। भाई जितनी ज़्यादा हम प्रोड्यूसर किस टर्म में? तो प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल के फील्ड में। भाई जितनी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है दुनिया भर में, उसमें हम तीसरे पायदान पर आते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इंडिया का एक मिशन है, विज़न है बेसिकली, कि जो इंडिया का 2030 तक, आप आज से लगभग 8 साल बाद इंडिया को अपना जो पावर है इस थ्रू द रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू कितना प्रोडक्शन कर लेना है? 450 गीगावाट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इंडिया चाहता है कि भाई, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 450 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक। मतलब कि जो आपने कई सारे एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको अगर जो कभी विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ होता है, उनको ही कट करके स्ट्रक्चर्स बना दिए गए, टेम्पल्स बना दिए गए। तो ये जो आर्ट है ये किस एम्पायर में शुरू हुई थी? बेसिकली किस एम्पायर के दौरान ये शुरू की गई? तो वो एम्पायर था आपका पल्लव वंश। ठीक है, ये पल्लव वंश के कार्यकाल में या कार्यकाल में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, और इस एज को बेसिकली ग्रेट पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पल्लव एज को ग्रेट पीरियड ऑफ, दैट इज ग्रेट पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के नाम से भी हम पल्लव डायनेस्टीज या बेसिकली पल्लव एज को जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी पल्लव भी देखिए साउथ इंडिया का ही पार्ट है, और यहाँ पर भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ अगर जो हम बात करें कि जो पल्लव्स के दौरान में जो टेम्पल्स आर्किटेक्चर जो बने वो 4 स्टेजेस में बने। देखिए सबसे पहला जो महेंद्र वर्मन थे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी, बट एडिशनल फैक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं महेंद्र वर्मन, जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रॉक कट टेम्पल को, रॉक कट टेम्पल्स। जो एलोरा की गुफाएं हैं, जो आपका शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, कैलाश टेम्पल एलोरा के अंदर, तो वो जो मंदिर है वो क्या है, पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया, उसमें कोई भी एडिशन नहीं किया गया, ना कि कोई चिपकाया गया कहीं से लाके। वो पत्थर को एज इट इज तराश कर उसको टेम्पल को बनाया गया है, और ये चीज़ आपकी महेंद्र वर्मन जो वन थे उनके टाइम पर शुरू हुई थी। ठीक है, और इस टाइप के आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे धलावनूर में, वल्लाम में, मामंडूर
ये साउथ के एरियाज हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में हम बात करें, 4 स्टेजेस में यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली। सेकंड स्टेज था मोनोलिथिक रथ, मोनोलिथिक रथ। ठीक है, मोनोलिथिक मतलब जो भी चीज़ बनेगी वो सिंगली बनेगी, उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। फिर थर्ड में आपका हम बात करें, थर्ड स्टेज के अंदर राजसिम्हा जो है यहाँ पर थे, राजसिम्हा। राजसिम्हा ने जो इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और लास्टली पल्लव ने जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को बिल्ड किया लेटर पल्लव टाइम के अंदर, जो बेसिकली आप कह लीजिए कि जो मिक्स्ड आज की डेट में आप जो रिसेंटली लास्ट स्टेज ऑफ टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं फोर्थ स्टेज के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको चीज़ें दी गई हैं, कौन सी आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है इवेंट्स को। ठीक है, तो सत्याग्रह यहाँ पर देखिए जो आपका पैसिव रेसिडेंस है, रेसिस्टेंस एसोसिएशन, जो पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन जो है ये गांधी जी के द्वारा फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था गांधी जी के दौरान, ये शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी। ठीक, और यहाँ पर जो बेसिकली ये था आपका उसका उससे संबंधित ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ था अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये सत्याग्रह कहाँ पर था? बेसिकली ये सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुआ था कि जो इंडियंस हैं जो अफ्रीका में गए हैं या रह रहे हैं या हैं, उनको एक सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा कि भाई हम उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह कई सारी चीज़ें रहेंगी। उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1906 के अंदर। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोनिक्स फार्म, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोनिक्स फार्म जो है ये टॉलस्टॉय फार्म के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी एक तरीके की मतलब दिस इज सेकेंड स्ट्राइक या कह लीजिए दूसरा सत्याग्रह था, या एक कह लीजिए कि उनके द्वारा टॉलस्टॉय फार्म के अंदर जो सेकेंड काइंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट करी गई ये गांधी जी के द्वारा करी गई थी फिनिक्स फार्म के अंदर। ये हुई थी 1904 के अंदर। ठीक है, 1904 में ये हुई, 1906 के अंदर ये हुई। आपको क्रोनोलॉजी पता लग रही है धीरे धीरे। हंगर स्ट्राइक की हम बात करें तो जो हंगर स्ट्राइक है या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ये आपको देखने को मिली थी 1918 के अंदर। ठीक है, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो गांधी जी से संबंधित हैं और गांधी जी ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करी थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसे कहते हैं। फिर है सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट आया था ना, एक रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था जो उसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, जिसे कहते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक। ठीक है, मास प्रोटेस्ट था इंडियंस का, यहाँ पर फर्स्ट मास स्ट्राइक आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन का तो वो बनेगा आपका, देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए रॉलेट एक्ट की हम बात कर रहे थे, ये आया था 1919 के अंदर। ठीक है, तो आपका देखिए क्या बनता है, देखिए आपका सबसे पहला आया था फिनिक्स वाला, तो सेकंड, देन सेकंड इस तरीके से लिख लेते हैं, सेकंड, देन है हमारा फर्स्ट आपका पैसिव रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट हमारा हंगर स्ट्राइक थर्ड, और लास्ट में था आपका फोर्थ मास स्ट्राइक। देखिए 2134 2134 2134 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 21 अक्टूबर 2021 को इंडिया ने साइन करी एक डील किसके साथ, किस देश के साथ में, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ MK54 टॉर्पीडोज और एक्सपेंडेबल कैफ और फ्लेयर्स फॉर द इंडियन नेवीज। ठीक है, टॉर्पीडो मतलब एक तरीके से गोला बारूद होता है, हथियार जो है ये किसके लिए, किस कंट्री के साथ में हमने ये साइन किया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी किस बेसिकली मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक साइन करी है यूएस गवर्नमेंट के साथ में फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ MK54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडिचर, और इसकी जो कॉस्ट रहेगी दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन रुपीज़ की हम बात करें 423 करोड़ की, 423 करोड़ के जो ये जो हथियार हैं ये हम खरीद रहे हैं कहाँ से, यूएस से। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किसके तहत खरीदा जा रहा है, ये खरीदा जा रहा है अंडर द फॉरेन मिलिट्री सेल, फॉरेन मिलिट्री सेल। ठीक है, उसके तहत ये हथियार जो है खरीदे जा रहे हैं।
ठीक है। और ये वेपन्स जो है, ये जो हथियार होंगे बेसिकली, ये जो गोला बारूद हम खरीद रहे हैं, ये आउटफिट होगा बेसिकली। जो एक प्लेन है आपका P8I एयरक्राफ्ट जो है, उसके अंदर ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस के अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी इस्तेमाल होगा, एंटी सरफेस वॉरफेयर के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रशिया, सॉरी यूएसए। और रशिया से हमने अभी क्या लिया है, रशिया से हमने S-400 जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ख़रीदा है, और साथ में जो आपका राफेल फाइटर जेट है वो भी हमने यहाँ से लिए हैं। कितने लिए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 32 लिए हैं। रशिया से नहीं लिए हैं, सॉरी, राफेल हमने फ्रांस से लिए हैं, रशिया से नहीं लिए हैं। तो ये थे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।